हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप नेट या जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप बीकॉम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एनवायरमेंट का ये जो टॉपिक है आपकी एमकॉम प्रीवियस में भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। खासकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एमकॉम प्रीवियस के सिलेबस में भी दिया गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन, इसके बारे में हम आज यहाँ पे देखेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसके ए टू जेड कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मीनिंग की बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है, तो मीनिंग के बारे में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट of external accounts of any country, to all the receipts and payment, all the receipts and payment of, to all the receipts and payment, यहाँ पे टू रहेगा, to all the other country, to all the other countries हो जाएगा यहाँ पे, all the other countries for a specific period। देखिए, अगर हम मीनिंग की बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मीनिंग अभी आपको जो हमने लिखा है आपकी काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक मिनट के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सरल लगने लगेंगे। देखिए, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट, जो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये देखिए एक स्टेटमेंट होता है, एक तरीके का रिकॉर्ड होता है ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट्स, आपके बाहरी खाता बही का, आपके बाहरी अकाउंट्स का, ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी अन्य कंट्री का। फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहां पे ले लेते हैं इंडिया। अगर हम इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, टू ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, टू ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू ऑल द अदर कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इंडिया की बात करें, इंडिया के सामने आपके रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ले लीजिए। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे इंडिया को छोड़ करके जो भी देश बच रहे हैं, जैसे बात करते हैं चाइना की, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, etc, ऐसे ढेर सारी कंट्रीज हैं। तो ऑल द कंट्रीज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, देखिए एक स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय अंतराल की बात करें तो उसके अंदर भारत का दुनिया की जो अन्य देश है उनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल अकाउंट से संबंधित है। एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे है कि हम अपने देश से क्या कर रहे हैं, बाहर जो भी आर्थिक लेन देन कर रहे हैं उससे। अब देखिए, इन आर्थिक लेन देन का सुव्यवस्थित एक रिकॉर्ड होता है, एक लेखा जोखा होता है एक निश्चित समय अंतराल में, जिसे हम क्या कहते हैं,
भुगतान संतुलन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट्स ऑफ एनी कंट्री। एक्सटर्नल अकाउंट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री के रूप में हमने मान लिया इसका, इंडिया का। टू ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। टू ऑल द रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, टू ऑल द रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि जो भी पैसे दुनिया के अन्य देशों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमें मतलब इंडिया को प्राप्त हो रहे हैं, चाइना से जो भी पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान से जो भी पैसे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, दुनिया के जो अन्य देश है उनसे जो पैसे आ रहे हैं, जैसे चाइना से कहीं ना कहीं पैसे कब आएंगे? जब भारत चाइना को कोई भी वस्तु क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, कोई भी सर्विसेज क्या करेगा? चाइना को प्रोवाइड करेगा, बदले में क्या लेगा? पैसे लेगा। तो आपके रिसिप्ट्स है, जो भी आपका इन्फो है इंडिया में, वो किस में काउंट होगा? रिसिप्ट्स में। एंड पेमेंट्स की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हम चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके से सिर्फ कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ही करते हैं, बल्कि वहां से हम इंपोर्ट भी करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया से जो चीजें हमारे नेशनल बाउंड्री से बाहर जाती है, जैसे हमारे यहां से चीनी कहीं ना कहीं चाइना में जाता है या पाकिस्तान में जाता है, यहां से बाहर से ढेर सारे फल सब्जियों की बात करें तो यहां से पाकिस्तान ले जाया जाता है। तो यहां से जो चीजें हमारे देश से बाहर जाती है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात। और कोई भी वस्तु दुनिया के अन्य देशों से हमारे पास आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं, उसे कहते हैं आयात। क्लियर है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे देश से बाहर जाती है, कोई भी वस्तु या सर्विसेज की बात करें, और जो चीजें हमारे यहाँ आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट या आयात कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पेमेंट्स की बात है, भारत कोई भी वस्तु एंड सर्विसेज दुनिया के अन्य देशों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसी दशा में उसको पेमेंट्स किसको पढ़ने पड़ते हैं? चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके को। तो इन सब चीजों का एक सुव्यवस्थित लेखा जोखा होता है, इसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी आपकी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आगे की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, और इनके दो पार्ट्स के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, मीनिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। मीनिंग के बारे में अगर कहें, भुगतान संतुलन से आशय क्या है? एक सुव्यवस्थित लेखे जोखे से है जो एक देश दुनिया से जितने भी आर्थिक सौदे करता है उसका जो प्रतिवेदन क्या करता है? तैयार करता है उससे। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट्स की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं मुख्यतः। पार्ट्स कितने होते हैं? दो। एक होता है आपका करंट अकाउंट। देखिए, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके भी डेबिट, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट्स की बात करें मुख्यतः, तो मुख्यतः इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपकी बात करें विजुअल गुड्स की, इनविजिबल, और साथ ही साथ बात करें यूनिलैटरल। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम करंट की बात करें तो करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन से। कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन हो रहा है एक देश से दुनिया के अन्य देशों में। जैसे हमने अभी एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दो कंट्रीज की बात बताई थी आपको। फर्स्ट कंट्री थी हमारी इंडिया, सेकेंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं दुनिया के जो अन्य देश हैं, पूरे वर्ल्ड को मान लेते हैं।
और यहां से जो भी आर्थिक लेन देन हो रहा है, कोई भी छोटा से लेकर बड़ा तक, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन द 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर में, अगर 1 वर्ष के अंदर का कोई भी ट्रांजेक्शन है शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कहां पे आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के पार्ट्स की बात करें तो आपके विजुअल गुड्स के फॉर्म में होता है, इनविजुअल के फॉर्म में होता है और यूनिलैटरल होता है। अगर विजुअल गुड्स की बात करें तो जो भी आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो ये जो दो चीजें हैं खासकर दृश्य वस्तुओं की ही होती है। दृश्य वस्तुओं का मतलब जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फर्नीचर की सामग्री है, अनाज से संबंधित जैसे गेहूं, दाल, चावल, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, टॉयज हैं, ये सारी चीजों का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? विजुअल गुड्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही वस्तु डिलीवर होती है दुनिया के अन्य देशों में, जैसे चाइना ढेर सारी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इवन अगर मोबाइल कंपनीज की बात करें तो रेडमी, जियोमी, आपके वीवो है, ऑनर है, ओप्पो है, रियलमी है, तो ऐसी जो भी कंपनी है सब चाइना की है। वहां से मोबाइल अगर हमारे यहाँ आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो कितनी मात्रा में वस्तुएं आई हैं उसका प्रॉपर क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। कितने अमाउंट में चीजें आई हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो जो मोबाइल आ रही है किसमें आएगी? विजुअल गुड्स के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? इस तरीके से तमाम तरीके की वस्तुएं भारत क्या करता है? चाइना से आयात करता है। आयात करने के साथ साथ भारत कुछ चीजें निर्यात भी करता होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आयात निर्यात का काम है वो किसके अंतर्गत आएगा? दृश्य वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। अगर इनविजुअल की बात करें तो इनविजुअल में आपकी सर्विसेज आती है। क्या की? सर्विसेज, सेवाएं। अब सेवाओं के संबंध में अगर हम बात करें तो जैसे आपकी इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करते हैं अगर, बैंकिंग सर्विसेज की, टेलीकम्युनिकेशन की, साथ ही साथ बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन, अगर एयर सर्विसेज की बात करें, लैंड सर्विसेज की बात करें, रेलवे की सर्विसेज की बात करें, तो ऐसे तमाम तरीके की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, तमाम तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके जो पेटेंट्स वगैरह चीजें होती हैं, गुडविल की बात करें, इनका भी कहीं ना कहीं क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है। और इनका भी अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी प्रकार का हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? इनविजिबल गुड्स के अंतर्गत आएगा। जो भी आपकी सेवाएं हैं, चाहे आपके एरोप्लेन से संबंधित, जैसे एरोप्लेन का मतलब होता है आप एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं एक देश से दूसरे देश में, अगर वो एयर इंडिया का विमान है तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया कहाँ की? इंडिया की कंपनी है, वो दुनिया के अन्य देशों में जा रही है, यहाँ तमाम विदेशी नागरिक उसमें कहीं ना कहीं ट्रेवल करते होंगे, तो उसका भी एयर इंडिया क्या करता है? कुछ पैसे चार्ज करता है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है। ये भी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। तो ये चीजें भी कहाँ पे आती है? आपके इनविजिबल गुड्स के अंतर्गत आती है। इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग सुविधाएं जिससे पैसों का लेन देन होता है, तो भी आपके यहाँ पे आएगा? सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। तो सारी चीजें क्लियर आपकी। विजुअल का मतलब आपको जो भी दृश्य वस्तुएं हैं जो उनका लेन देन होता है, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के रूप में। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज के साथ साथ आगे बढ़ते यूनिलैटरल की बात करें तो यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जैसे सामान्यतः कोई भी विद्यार्थी दुनिया के अन्य देशों में अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं। जैसे भारत में बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ते हैं, यूएसए में जाके पढ़ते हैं। तो देखिए इन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स समय समय पर इनके अकाउंट में क्या करते हैं? पैसे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। तो देखिए अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो बदले में कुछ नहीं प्राप्त करता। यहाँ पे बात करेंगे विजुअल गुड्स में, तो एक तरफ एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई चीजें तो वहां से कहीं ना कहीं पैसे आपके पास आएंगे। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बच्चे अगर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स उनके पैसे दे रहे हैं तो उनसे बदले में कुछ नहीं प्राप्त करते। तुरंत इमीडिएट बात है कंसिडरेशन के रूप में पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता। तो वहां पे सिर्फ एक तरफ से ट्रांजेक्शन हो, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी सिर्फ एक तरफ से हो, जैसे आपको किसी फ्रेंड जो विदेश में रह रहा है, कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट कर रहा है तो गिफ्ट आपको प्राप्त हो रहा है, तो क्या है? यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन, जो सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कंट्री होता है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में है आप और यूएसए में आपकी कोई रिलेटिव है, आपके कोई रिश्तेदार है जिन्होंने आपको एक गिफ्ट किया। अब कोई भी चीज आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट के बदले में आप थैंक्स वगैरह बोलते हैं, जो कि कंसिडरेशन के रूप में नहीं माना जाता। अब देखिए यहाँ पे अगर यूएसए से कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो रहा है
तो क्या है आपका यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। अगर आप यूएसए में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स के द्वारा कोई पैसे ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो अगर हम विजिबल गुड्स की बात करें प्लस इनविजिबल की बात करें और यूनिलैटरल की बात करें, तो आपकी विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और यूनिलैटरल तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अगर हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, कैपिटल यहाँ पर बोला है, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो बस इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे हम विद इन द 1 ईयर ले रहे थे, अगर मोर देन 1 ईयर करते, अगर एक वर्ष से अधिक के लिए कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कहां पे आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगा। उसे कहते हैं पूंजी खाता सौदे, और इसे क्या कहते हैं, चालू खाता सौदे। तो देखिए अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से कुछ शेड है आपकी, जैसे आपका होता है प्राइवेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है पब्लिक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तीसरा बैंकिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, या फोर्थ की बात करें अदर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। देखिए अगर हम प्राइवेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो प्राइवेट कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र के लोग भी कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं दुनिया के अन्य देशों में। जैसे निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि सरकार को छोड़ करके जो भी हमारे देश में चीजें बचती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमारे यहाँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी की बात करें, अनिल अंबानी जी की बात करें, आपके रतन जी भाई टाटा की बात करें, अजीम प्रेम जी की बात करें, ठीक है, तो ऐसे तमाम जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी बात करें तो दुनिया के अन्य देशों में क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को स्टैब्लिश करते हैं। और दुनिया के अन्य देशों में अगर व्यवसाय लगा रहे हैं तो वहां पे अपने कुछ पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया के अन्य देशों में किया जा रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएगा। अगर हम पब्लिक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र से, जहां पे सरकार इन्वॉल्व होती है, सरकार के माध्यम से भी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांजेक्शन की जाती है दुनिया के अन्य देशों से। जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमारे पास 36 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे हुए थे। अब देखिए 36 जो लड़ाकू विमान हमारे पास आने वाला है, भारत सरकार ने उसके लिए पैसे फ्रांस को दिए होंगे और वहां से लड़ाकू विमान हमारे पास आ रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन है। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ बैंकिंग कैपिटल की बात करें, अगर हम बैंकिंग कैपिटल की बात करेंगे तो बैंक से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे स्टेट बैंक की ब्रांच दुनिया के अन्य देशों में भी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें उसके भी दुनिया के अन्य देशों में ब्रांचेज हैं। तो यहाँ से किसी प्रकार कोई भी कैपिटल अगर वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी पैसा वहां पे ट्रांसफर हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएगा। वो भी किसका पार्ट होगा, जैसे आपके बैंकिंग कैपिटल अकाउंट का। तो बैंक के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में भी क्या होते हैं, जैसे भारत के बैंक की बात, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का बैंक है, यूएसए, फ्रांस, हांगकांग, ब्रिटेन, जर्मनी, इस तरीके से दुनिया के अन्य देशों में क्या कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। या दुनिया के अन्य देशों से पैसे कहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है इसका भी क्या होता है, सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है, किसके अंतर्गत, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत। क्लियर है, ठीक है। बैंकिंग की बात करें, बैंक की बात, अदर ऑफिशियल ट्रांजेक्शन की बात करें, कुछ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन और भी होते हैं। जैसे कोई भी महामारी की स्थिति आती है, जैसे इस समय भारत में कोविड-19 के बारे में बात करें, ठीक, बहुत बड़ी महामारी से भारत जूझ रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ऐसी दशा में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, तो विदेश मंत्रालय दुनिया के अन्य देशों से हेल्प ले सकता है या दुनिया के अन्य देशों को हेल्प दे सकता है। तो भारत की जो स्पेसिफिक, जैसे आपकी कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो दुनिया के अन्य देशों का हेल्प करना चाहती है, या दुनिया के अन्य देश
से हेल्प ले करके हमारे समाज में रहने वाले जो भी गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना चाहती है। तो इस पर्पज से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अगर एक देश का दुनिया के अन्य देशों से जो भी आर्थिक सौदे हो रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उस सारे ट्रांजेक्शन्स किसके अंतर्गत आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगी तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होंगी। अब देखिए जैसे कैपिटल और शॉर्ट टर्म बताया कि डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ पे बात करें तो आप जानते हैं कि एक साइड आपका डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होता है। अब देखिए अगर डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो जो भी पैसे का इनफ्लो होता है, पैसा अगर आएगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि जब हम कोई भी वस्तु अपने देश में मंगाते हैं, इंडिया में मंगा रहे हैं तो उसे हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, और अगर पैसा जा रहा है, जैसे यहाँ पे अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ से सामान क्या होता है, दुनिया के अन्य देशों में जाता है। तो अगर कोई भी कहीं ना कहीं वस्तु हमारे यहाँ से दुनिया के अन्य देशों में जा रहा है तो वहां से पैसे क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं। पैसे आएंगे तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो डेबिट की कंडीशंस की बात करें, डेबिट आपके अकाउंट से पैसे तब होते हैं जब आपका देश क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अगर आपका देश एक्सपोर्ट करेगा तो पैसे क्या होंगे, आपके यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से क्या होता है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जैसा मैंने मीनिंग में बताया था। तो जो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है डेबिट और क्रेडिट का, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ एक छोटा सा वर्ड जो आपको बार बार परेशान करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो बेसिक डिफरेंस है, अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बस इतना सा है कि अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो सिर्फ वहां पे विजिबल गुड्स की काउंट होती है, जो दृश्य वस्तु है उनकी ही काउंटिंग की जाती है। अगर किसी भी प्रकार की दृश्य वस्तुओं का क्या हो रहा है, जो चीजें आयात और निर्यात हो रही है, उनका अगर प्रॉपर ढंग से क्या हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय के लिए, तो क्या कहा जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसे कहेंगे व्यापार संतुलन। लेकिन जब बात आएगी आपके भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपकी ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। सभी प्रकार के क्या होते हैं, आर्थिक सौदे रिकॉर्ड होते हैं। जैसा हमने मीनिंग में आपको स्पष्ट कर दिया था कि आपके सभी प्रकार की जो रिसिप्ट्स होते हैं और सभी प्रकार की जो पेमेंट्स होती है, उनका सुव्यवस्थित ढंग से क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मुख्यतः आपका होता है 3 प्रकार का, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरप्लस, दूसरा होता है बैलेंस, तीसरा होता है डिफिसिट। ठीक है, 3 तरीके का होता है। अब तीनों कंडीशंस कब बनती हैं, जैसा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया कि जब कोई भी देश दुनिया के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक सौदे करता है, उसका एक सुव्यवस्थित जो रिकॉर्ड या जो लेखा जोखा बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हमारे देश से जो भी वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देश में जाती हैं, या दुनिया के अन्य देशों से जो वस्तु या सेवाएं हमारे पास आती हैं, उसी के प्रॉपर फॉर्मेट को अगर हम बात करें तो उसी के बेस पे क्या हो, आपका कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम सरप्लस की बात करें तो सरप्लस की कंडीशन तब आती है जब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा हो और बदले में इंपोर्ट की बात करें तो कम हो। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो जो हमारा इनफ्लो होगा, जो हमारा क्रेडिट का अमाउंट होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। पैसे हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे। और जो डेबिट कहने का मतलब पैसे जाने की जो व्यवस्था रहेगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी दशा में हम किस में रहेंगे, सरप्लस में रहेंगे। उसे हम बोलते हैं हिंदी में अतिरेक।
सरप्लस की स्थिति को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अतिरिक्त की स्थिति बोलते हैं। तो आप सरप्लस में तभी जा सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम फाइनली इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट। इसलिए भारत की जो व्यवस्था है वो कौन सी? डिफिसिट की। क्योंकि आपका इसका जस्ट सरप्लस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिफिसिट होता है। डिफिसिट के बारे में बात करें तो जब आपका इंपोर्ट अधिक हो और एक्सपोर्ट क्या हो? कम हो। कहने का मतलब जब आपके यहां डेबिट का अमाउंट ज्यादा हो और क्रेडिट का अमाउंट क्या हो? कम हो, तो ऐसी दशा को हम क्या बोलते हैं? डिफिसिट, घाटे की व्यवस्था। जैसे ही ऐसी कंडीशंस आपकी इकोनॉमी में बनती है कि मान लिया जाता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? घाटे में चल रहा है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट अधिक है, इंपोर्ट कम है, तब आप क्या माने जाएंगे कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति वो कौन सी है? सरप्लस की है। अगर इन फ्यूचर कभी भी, वैसे सामान्यता तो कभी नहीं होता, लेकिन अगर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो जाए, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हो जाए, तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? बैलेंस। उसे हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सरप्लस, बैलेंस, डिफिसिट। तीनों की कंडीशंस हमने आपको बता दी कि तीनों की कंडीशंस क्या क्या होती है, सरप्लस कब होगा, बैलेंस कब होगा और डिफिसिट की कंडीशंस कब आ जाएंगी। क्लियर है? देखिए आज के लिए बस इतना ही। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे मनी के बारे में। धन्यवाद।